आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप पैसा वापस कर रहे हैं। यदि आप 8 वर्षों में भारत के लोगों से एकत्रित की गई बड़ी रकम वापस कर रहे हैं तो हम बचत उत्सव मनाएंगे। कल हमने देखा है कि मोदी साहब कह रहे हैं कि जीएसटी बचत उत्सव करो। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप पैसे वापस लौटा रहे हो क्या? 8 साल जो आपने बड़ी रकम वसूल की हिंदुस्तान की जनता से, अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो बचत उत्सव करेंगे, वरना जो इतने साल 8 साल जो काम आपने किया और जो फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया, जो जनता से पैसा आपने वसूल किया, जब तक अगर आप वापस नहीं करोगे तो कैसा उत्सव होगा? और दूसरी बात, बड़ा अजीब सा लगा जीएसटी बचत उत्सव। हमको तो ये समझ आ रहा था कि पेट्रोल और डीजल शायद दाम कम कर देंगे, 50 के हद तक ले जाएंगे, क्योंकि जब जिस दिन मोदी जी आए थे 60 के आसपास था, फिर बाद में 105 हो गया, 107 हो गया, तो शायद हमें लगा कि वो 50 तक ले जाएंगे, उसको फिर सेस रद्द कर देंगे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रद्द कर देंगे ताकि लोगों को राहत मिले। साथ ही साथ सिलेंडर भी 350 रुपये में मिलता था, आज 1000 रुपया हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी, अगर त्यौहार मनाना है, उत्सव करना है, तो आप पहले डीजल पेट्रोल को 50 रुपये में ला लो, सिलेंडर को 350 पे वापस ला लो, और जो जीएसटी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया उसको वापस करो, ताकि उत्सव मनाया जाए और त्यौहार दिवाली त्यौहार भी ढंग से मनाया जाए। बीआरएस ने आज अपने हलफनामे सौंपे, जिसमें दल बदलू विधायकों के खिलाफ सबूत भी शामिल थे और अध्यक्ष से निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने घोषणा की है कि दल बदलू विधायकों के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव अपरिहार्य थे, जो मतदाताओं को धोखा देने के कारण अपना जनादेश खोने के लिए बाध्य थे। पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक जी जगदीश रेड्डी ने विधायक के संजय और कौशिक रेड्डी के साथ विधानसभा सचिव के पास हलफनामा दायर कर दल बदलू विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीआरएस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह इस मामले को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाएगा, अध्यक्ष पर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने और उपचुनाव के लिए मंच तैयार करने का दबाव डालेगा। वहीं इस मामले में जगदीश रेड्डी ने दल बदलू विधायकों पर कांग्रेस में शामिल होकर अपने मतदाताओं को धोखा देने का आरोप लगाया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के पलाकावीदु मंडल में एक सीमेंट फैक्ट्री के बिहारी प्रवासी श्रमिकों और पुलिस के बीच पथराव की सूचना मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेक्कन सीमेंट में काम करने वाले बिहारी कर्मचारियों ने अपने एक सहकर्मी के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए धरना दिया, जिसके पिछले दिन कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। हालांकि प्रबंधन ने उन्हें मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस को बुलाया गया और स्थिति हिंसा और आगजनी में बदल गई। एक सब इंस्पेक्टर और एक होमगार्ड को मामूली चोटें आई, जबकि एक पुलिस वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के ट्वीट पर बीआरएस पार्टी के प्रवक्ता कृष्णांग ने कहा कि बंदी संजय ने ट्वीट किया है कि कार डीलर से कार खरीदने के लिए केटीआर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर यह अपराध है तो वही डीलर सीएम रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस सांसदों का दोस्त है, वह इस बारे में क्यों नहीं बोलते। अरविंद धर्मपुरी ने भी फार्मूला ई रेस के बारे में ऐसे ट्वीट किया है जैसे कांग्रेस सरकार और एसीबी ने उन्हें जानकारी दी हो। अगर बीजेपी को लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है तो उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो केवल केटीआर पर ही क्यों? कांग्रेस और बीजेपी को भी चुनावी बॉन्ड मिलते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि धर्मपुरी को लगता है कि बीजेपी पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए? आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद यूरिया के मुद्दे पर नहीं बोलते। तेलंगाना बीजेपी नेताओं को जवाब देना चाहिए कि एक कांग्रेस नेता का 5000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों माफ कर दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र के खुलने के कुछ ही दिनों के भीतर आवेदकों ने असुविधाओं की शिकायत करना शुरू कर दिया है। जहां कुछ लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र में सक्रिय को लेकर भ्रम का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अन्य को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल पा रही है।
बहादुरपुरा के निवासी साजिद, जिनकी पत्नी पासपोर्ट प्रक्रिया के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पासपोर्ट प्रक्रिया के लिए अंदर है और काफ़ी समय हो गया है। मैंने सुरक्षा से अवधि के बारे में पूछा, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं मिली। वही नए पासपोर्ट सेवा केंद्र में काफ़ी लोग MGBS में फर्श पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर निराशा व्यक्त करते हुए बहादुरपुरा निवासी नवीन ने कहा कि मैं यहाँ अपने भाई के पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के लिए आया हूँ। मैं 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था तक नहीं है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया और सत्तारूढ़ सरकार पर चुनिंदा विध्वंस, पाखंड और भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जहां कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बुलडोजर न्याय का विरोध किया, वहीं रेवंत रेड्डी सरकार उच्च न्यायालय की सलाह के बावजूद सप्ताहांत में और त्यौहार की छुट्टियों पर गरीबों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप हमारे घरों को ध्वस्त करने के लिए इस बुलडोजर राज को लाइसेंस दे रहे हैं। तेलंगाना भवन में जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में बोराबंदा डिवीजन से BRS कैडर की बूथ स्तरीय बैठक में भाग लेते हुए रामाराव ने गरीबों के घरों के विध्वंस की निंदा की और पार्टी कार्यकर्ता सरदार की घर के पुनर्निर्माण की कसम खाई, जिन्होंने अपना घर ध्वंस होने के बाद अपना जीवन समाप्त कर लिया। उन्होंने अपने दोहरे मानदंडों को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की, जहां हाइड्रा बुलडोजर ने गरीबों के घरों को निशाना बनाया, लेकिन कांग्रेस नेताओं की आलीशान इमारतों को नहीं, जो जल निकायों के फुल टैंक लेवल में बनाई गई थी। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए H-1B वीज़ा शुल्क पर हैदराबाद के सांसद और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 71% भारतीय H-1B वीज़ा धारक हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। भारत को लगभग 125 अरब डॉलर का धन प्राप्त होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा H-1B वीज़ा धारकों से आता है। आगे उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई वीज़ा शुल्क उन भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जो प्रमुख संस्थानों में पदों को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कि भारत में H-1B वीज़ा जो है ज़्यादातर पूरे पहले तो समझिए कि H-1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H-1B वीज़ा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर भारत सरकार को और ख़ासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और US का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका H-1B वीज़ा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में आज से शुरू होने वाली जातीय जनगणना पर कर्नाटक विधान परिषद के LOP और BJP MLC चलावादी नारायणस्वामी ने कहा कि ये जातीय जनगणना नहीं होगी, क्योंकि केवल केंद्र सरकार ही इसका संचालन कर सकती है। हमें नहीं पता कि वे यह सर्वे क्यों कर रहे हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, उदाहरण के लिए यदि कोई हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया है, तो उन्हें केवल ईसाई के रूप में पहचाना जाना चाहिए। स्कीमों को निकाला जाए।
ये कास्ट सेंसस तो नहीं होगा, क्योंकि कास्ट सेंसस करने के लिए इनको कोई ये नहीं है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस डिपार्टमेंट की थ्रू वही करना चाहिए, कोई अदर स्टेट वाली नहीं करना चाहिए। से इनका कहना है कि ये सर्वे एजुकेशनल, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। ये सर्वे में क्या कास्ट आ रहा है या धर्म आ रहा है, सो धर्म को वैसे ही वो इसमें लाना चाहिए। मगर ये ऐसे लगता इनका मन में क्यों ऐसे आया किसको भी पता नहीं भी। H-1B वीजा के नए नियमों का आईटी सेक्टर के असर पर बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि असर पड़ेगा। सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, नर्स और अन्य वित्तीय सेवा कंपनियों में भी इसका खासा असर पड़ेगा। अगर अगले साल से H-1B वीज़ा देने का रन रेट समान है तो लगभग 14 अरब डॉलर की अतिरिक्त लागत आएगी, जिसका प्रॉफिट पूल शायद उन कंपनियों के पास नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में करीब 16,000 भारतीय मूल के डॉक्टर काम कर रहे हैं। अमेरिका में व्यापक क्षेत्र H-1B वीज़ा से लाभान्वित हो रहे हैं। आईटी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के पास H-1B वीज़ा पर 50,000 से 10,000 कर्मचारी हैं। वे उन कार्य को आउटसोर्स करने का प्रयास करेंगे। इस नियम के लाभार्थियों वैंकूवर और अन्य आसपास के देश होंगे। देश भर में आए दिन कोई न कोई चुनावी सभा होती रहती है। इन सभाओं में कई लोग शामिल होते हैं। लाखों की भीड़ हर राजनीतिक दल को परेशान करती है। हालांकि अब इन सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर एक्टर और सांसद कमल हासन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ की एक सच्चाई यह भी है कि सभी लोग आपको वोट नहीं देंगे। मक्कलम निधि मध्यम के संस्थापक नेता कमल हासन ने कहा कि रैली में भीड़ जुटने का मतलब ये नहीं कि वे आपको वोट देंगे। यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे अभिनेता से नेता बने विजय हो या फिर वोदित तमिलगा वेत्री कजगम के प्रमुख हो। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों अभिनेता से नेता बने विजय की रैली की भीड़ का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। इस रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। कई लोगों का ऐसा कहना था कि इस रैली से आने वाले चुनाव में सरकार को चुनौती मिल सकती है। तो वही अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया था कि यह केवल एक खोखली सभा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कमल हासन ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि आपकी रैली या सभा में शामिल लोग आपको वोट देंगे। सभी लोग तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। ये बात अकेले मेरे ऊपर लागू नहीं होती है, ये देश के हर नेता और हर राजनीतिक दल पर लागू होती है। ये बात टीवी के प्रमुख विजय पर भी लागू होती है। वही अभिनेता से राजनेता बने विजय को कमल हासन ने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सही रास्ते पर चले, हिम्मत से आगे बढ़े और लोगों का भला करे, और यही मेरी सभी नेताओं से अपील है। ये विजय से भी अपील है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि भविष्य अलग होगा और केवल भारत ही वैश्विक समुदाय को सेवाएं प्रदान कर सकता है। विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ देश बढ़ते जनसंख्या संकट से पीड़ित है और प्रौद्योगिकी होने के बावजूद उन्होंने संकेत दिया है कि उनके पास इसका उपयोग करने के लिए लोग नहीं है। स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए नायडू ने कहा कि अगर पहले स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है तो हम बड़े ब्रांड बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर यदि आप विस्तार कर सकते हैं, हर चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, तो हम वैश्विक मांग को पूरा कर सकते हैं। निकट भविष्य में ऐसा होने वाला है। नायडू ने आगे कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्य अलग होगा। केवल भारत ही वैश्विक समुदाय को सेवाएं प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोप, जापान और कई अन्य देश में नर्सों, डॉक्टरों और प्रौद्योगिकी को संभालने वाले लोगों की कमी है, जो बढ़ती आबादी के संकट का सामना कर रहे हैं। इस संकट की तुलना भारत से करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई दिग्गज को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी 143 करोड़ लोगों का फायदा मिलता है और उन्होंने इसे एक बड़ा बाजार करार दिया। नायडू ने बताया कि चीन की केवल 130 करोड़ आबादी है। H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि के प्रभाव पर IIT मद्रास के निदेशक
कमाकोटी विजयनाथ ने कहा, मैं इसे छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देखता हूं और हमें इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो छात्र यहां से काम करने की इच्छा के साथ जाते हैं वे अब नहीं जा सकेंगे और IIT मद्रास के निदेशक के रूप में मुझे खुशी है कि वे भारत में बने रहेंगे। मेरा मानना है कि एक देश के रूप में हमारे पास यहाँ शोध करने के लिए महान अवसर है। आगे उन्होंने कहा कि यह वह समय है जब जो छात्र अमेरिका जाना चाहते हैं वे यहाँ रह सकते हैं और योगदान कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में IITM में हमारी आबादी का केवल 5% हिस्सा है जो भारत में नहीं है। यहाँ अमेरिका जाने का क्रेज खत्म हो गया है। आज कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चारों को जमानत तो नहीं मिली लेकिन नई तारीख मिल गई है। कोर्ट अब 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जाए। ये सभी लोग पिछले करीब 5 सालों से जेल में बंद हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि दीपावली से पहले सुनवाई कर ली जाए। कोर्ट ने कपिल सिब्बल के आग्रह को मानते हुए इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की है। यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारी की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है। दोनों जस्टिस ही इस केस को देख रहे हैं। माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई के दौरान उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा को राहत मिल सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को जेल में बंद इन चारों को फिर नई तारीख देगा या फिर जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाएंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।